नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की बात करते हैं। टू द पॉइंट आज बात करेंगे। आज ज़्यादा कोई इधर उधर की बात नहीं। नार्को टेस्ट आज हो गया है, उसमें फॉरेंसिक के जो ऑफिसर है उनका क्या बयान है? उनका सीधा कहना है कि जो आफ्ताब है उसने ये एडमिट कर लिया है कि हाँ उसने श्रद्धा को मारा है। ये बात बताई है। उसने कुछ एविडेंस के बारे में बताया है कि उसने जो मोबाइल जो फेंका था श्रद्धा का वो कहाँ फेंका है, ये भी बात उसने बता दी है। तो कुल मिलाकर अब ये कम से कम एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी मिली है और कुछ ऐसे भी तथ्य बताए हैं जिसको डिस्क्लोज तो नहीं किया गया है, लेकिन इससे दिल्ली पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी एविडेंस जुटाने में। दूसरा पॉइंट, क्या एडमिसिबल है? अगर मान लीजिए कुछ रिकवरीज हो रही है इसके बेसिस पर, बोला क्या जाएगा जी वहाँ बयान दिया था उसने नार्को में, तो नार्को ही एडमिसिबल नहीं है, तो फिर उसके रिकवरी का क्या मतलब है? कनेक्टिंग नहीं, दोनों में फ़र्क है। देखिए, नार्को में जो बयान देता है वो कोर्ट में आप दिखा करके ये नहीं साबित कर सकते कि नार्को में इसने ये कहा था कि मैंने श्रद्धा को मारा, मैंने इस चाकू से मारा, इस चाकू को यहाँ फेंका, वो एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, वो स्पेशल जो एविडेंस एक्ट है धारा 56 उसके तहत एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। लेकिन उसने बताया कि ये मोबाइल हमने मुंबई के इस पर्टिकुलर जगह पे फेंका, अगर वो मोबाइल बरामद हो जाता है तो मोबाइल तो श्रद्धा का ही होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। पुलिस ये नहीं कहेगी कि ये नार्को टेस्ट से हमें पता चला, तो वो कहेंगे कि हमें तो ये इसका मोबाइल मिल गया, उस मोबाइल के आधार पर इसको सजा दी जाए, क्योंकि मारने के बाद उसने बताया था कि हाँ यहाँ पे फेंका है। तो ये तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना, मोबाइल कैसे मिला, सीक्वेंस तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना, चेन तो आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस तो आएगा ना उसका। हाँ बिल्कुल, वो भी दे सकते हैं नार्को, क्योंकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस तो किया ही जाता है। लेकिन ये नहीं होता है कि नार्को में अगर बोल दिया कि मैंने मारा है तो वो उसके आधार पर उसको सजा मिले। लेकिन अगर एविडेंस एग्जैक्टली रिकवरी कनेक्ट है, तो अब उसने बोला कि हमने यहाँ पे फेंका, तो उसके एविडेंस है, मोबाइल है, वो श्रद्धा का, वो तो प्रूफ है। तो अदालत में ये पुलिस को बोलना पड़ेगा ना कि नार्को में इसने बताया था कि मोबाइल वहां फेंका और देखिए हमने मोबाइल रिकवर कर लिया। ठीक है, उसने नार्को में बोला, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमने रिकवरी नार्को के बेस पर ही करी। हाँ, वो बता सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा। मेन तो रिकवरी पे होती है। क्या होता है कि अगर हथियार मिल गए तो हथियार जैसे मिला हुआ है, ठीक है, सिर जो कटा हुआ सिर है श्रद्धा का वो नहीं मिला है, अगर वो मिल जाए, जैसा उसने बताया कुछ स्पेसिफिक जो कटा हुआ सिर है उसके बारे में भी सवाल पूछा गया था और उसने बताई है कुछ जगह हैं। ठीक है, अब उस जगह पर पुलिस उसकी तलाश करेगी। वो चीज़ें अगर रिकवर वाकई हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा इस पूरे केस में कि कटा हुआ सिर मिलेगा, और कटा हुआ सिर में अगर उसकी चेहरा अगर बिगाड़ दिया गया होगा तो फिर वही सुपर इम्पोजिशन टेक्निक से उसका चेहरा बनाया जाएगा, वो मिल जाएगा अगर उसके श्रद्धा के चेहरे से, तो बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इसी बिहार पे उसको सजा हो जाएगी आफ्ताब को। अब ये इस स्टेज पर 18 दिन 14 दिन की पुलिस कस्टडी, पॉलीग्राफ, नार्को, कहाँ खड़ा है केस? एविडेंसेस हैं दिल्ली पुलिस के पास या अभी भी अवेटेड रिपोर्ट? नहीं, अब तो देखिए, अब जो चीज़ें उसने बताई है, अगर वाकई उसने सच बताया है, वाकई उसने जो नार्को टेस्ट है अगर उसे पास नहीं किया है, तो सारी चीज़ें अगर रिकवर हो जाएंगी। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज़ें मेन बची हुई हैं, वो है श्रद्धा का मोबाइल और वो है श्रद्धा का सिर। अगर ये दोनों चीज़ें अगर रिकवर हो जाती हैं पुलिस के लिए तो बहुत बड़ा एविडेंस हो। वैसे भी एविडेंस बहुत सारे मिल चुके हैं, जो हथियार मिला है, जिससे कत्ल हुआ है, वो सारी चीज़ें, खून के सैंपल और डीएनए अगर मैच कर जाता तो देखिए अब सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सब कुछ चीज़ें अभी छुपी हुई है, हिडन है, ये चीज़ें बाहर आएंगी जब जैसे ही चार्जशीट। अब देखें, मैं बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस अब जल्द से जल्द इस केस में चार्जशीट फाइल करेगी और चार्जशीट में सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसके सवाल आप जानना चाहते हैं या पब्लिक जानना चाहती है। बिल्कुल ठीक है सुल भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए। हैदर भाई, चार्जशीट कब तक आ रही है इसमें? चिराग, इसमें बहुत जल्द दिल्ली पुलिस चार्जशीट करेगी, क्योंकि जो एविडेंस और जितनी रिमांड लेनी थी वो पूरी हो चुकी है। एक ये टेस्ट बचा था, नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये भी आज पूरा कर लिया है। ऐसा भी माना जा रहा था कि हो सकता है दिल्ली पुलिस ब्रेन मैपिंग के लिए भी जाए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ये गुंजाइश छोड़ेगी नहीं। उसका एक और टेस्ट बचता है ब्रेन मैपिंग का, तो ब्रेन मैपिंग भी कर सकते हैं। ब्रेन मैपिंग नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर से थोड़ा अलग टेस्ट होता है, तो ब्रेन मैपिंग भी करवा के अब इनके पास सिर्फ इन्हें जितने भी इनके पास सबूत इकट्ठा हो गए हैं उनकी रिपोर्ट्स हासिल करना है और उनको एक तार में बुन देना है पूरी। लेकिन रिपोर्ट आई कहाँ है? डीएनए भी कहाँ मैच हुआ है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब दे आर वेटिंग फॉर द ऑल रिपोर्ट्स, वही मैंने कहा चार्जशीट तभी तैयार होगी चिराग जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो इसमें दिल्ली पुलिस के अफसर, कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली पुलिस को इनिशियल रिपोर्ट्स मिली भी हैं, जो वो डिस्क्लोज ऑफकोर्स मीडिया में डिस्क्लोज क्यों करेंगे वो अभी, लेकिन ये कि उनको रिपोर्ट्स मिली हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे चार्जशीट का तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गवाहों के बयान मुंबई तक दर्ज किए हैं दिल्ली पुलिस के अफसरों ने जाके, और जो डॉक्टर थे जिन्होंने श्रद्धा के दांत का रूट कैनाल किया था उसका भी उनके भी बयान दर्ज हो गए हैं, उनके दोस्तों के बयान दर्ज हो गए हैं। तो ये बयान दर्ज होने का काम एक चार्जशीट का बड़ा हिस्सा है, वो हो गया है। अब रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जो एनेक्शर्स लगाए जाएंगे रिपोर्ट्स के आधार पर
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था चिराग कि शुरुआत घर से ही होगी, कि वहाँ पे पहले प्रेजेंस दिखाई जाए। पहले दिल्ली पुलिस को चार्जशीट का पहला पार्ट होगा कि जिसमें श्रद्धा का प्रेजेंस दिखाया जाएगा उस घर में, उसकी मोबाइल गूगल लोकेशंस, गूगल मैप्स, सर्विलांस के जो डिटेल्स आएंगे वो पूरे उसमें शामिल किए जाएंगे, अटैच होंगे। नेक्स्ट उसका मर्डर हुआ वहाँ पे, बाथरूम में जो डीएनए जो ब्लड मिला है उसका डीएनए सैम्पलिंग प्रोफाइलिंग के ज़रिए जो रिपोर्ट्स आएगी वो ऐड होगी। तीसरी जो जबड़ा मिला है इनको जंगल में, उसका जो डीएनए की रिपोर्ट आएगी उससे ये साबित होगा कि ये जंगल में ले जाके फेंक दिया गया। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं। बाकी उसकी जो रिपोर्ट्स के एनालिसिस आएंगे पॉलीग्राफ का, लाइट डिटेक्टर का और इस नार्को एनालिसिस का, तो उसको कंबाइन करके पूरी एक चेन तैयार कर ली जाएगी और उस चेन तैयार करके पुलिस अदालत के सामने पेश कर देगी कि आफ्ताब है इसने कत्ल किया, कत्ल करके लाश को इसे ठिकाने लगा दिया। उसमें हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, ये गवाह हैं, लिहाजा इस आदमी को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। बात करते हैं सुप्रतिम बैनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, वारदात जो है वो प्रोड्यूसर हैं। सुप्रतिम भाई, जैसे 2 बातें पर बात हुई, एक तो बताया कि नार्को का कोई अभी अनटिल अनलेस मतलब नहीं जब तक रिकवरी उससे मैच ना हो। दूसरा हैदर भाई ने बता दिया चार्जशीट सारा ही चेन। इस समय आपके असेसमेंट के हिसाब से अगर आज बात की जाए आज के समय में, क्या दिल्ली पुलिस के पास प्रॉपर सबूत सारे हैं या भी रिपोर्ट अवेटेड है? देखिए, रिपोर्ट तो चिराग अवेटेड है ही, लेकिन जिस डायरेक्शन में जांच हुई है और जिस तरह से रिकवरीज हुई है उससे मुझे लगता है कि रिपोर्ट वही आएगी जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि डीएनए भी मैच हो जाएगा और हड्डियां भी ह्यूमन बोन्स है ये भी प्रूव हो जाएंगी, और नार्को और पॉलीग्राफ में जो जो बातें उसने कही है, जो चीज़ें उसने कबूल की है, उसके हवाले से अगर कोई रिकवरी होती है तो वो चीज़ें भी सब्सटैंशिएट होंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये कि जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ होने वाली है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली नहीं हो पाई है क्योंकि फॉरेंसिक के सारे रिपोर्ट्स जो हैं अभी उसका इंतजार। आपसे जानना चाहूँगा, बड़े आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, अमूमन कितना टाइम लगता है डीएनए की या इस तरह की रिपोर्ट्स आने में? देखिए, डीएनए रिपोर्ट में पहले तो काफ़ी वक्त लगता था, मतलब 6-6 महीने भी लग जाते थे। अभी एग्जैक्टली कितना बैकलॉग है और किस तरह से काम चल रहा है, इस केस की प्रायोरिटी क्या है, इसके ऊपर ये बातें डिपेंड करती हैं। तो मुझे लगता है कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, 3 महीने का वक्त होता है, 90 दिनों का। तो होपफुली डीएनए की रिपोर्ट उससे पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले नहीं आ जाती है तो कंक्लूसिव चार्जशीट जो है वो नहीं बन पाएगी। आरोपी बेल का हकदार हो जाएगा। बेल का हकदार क्या हो जाएगा, मतलब वो कह सकता है, जज को फाइनल डिसीजन लेना है। एक जो अहम बात ये है वो ये कि अगर मान लीजिए चार्जशीट से पहले डीएनए की रिपोर्ट नहीं भी आती है, बाद में भी आती है, तो भी पुलिस के पास ये विकल्प होता है कि वो एडिशनल चार्जशीट, जिसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं, वो पुलिस दाखिल करे। और बहुत सारे क्राइम के मामलों में पुलिस ऐसा करती है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है। तो हो सकता है इस केस में भी वैसा हो और जल्द से जल्द ये मुकदमा जो है ट्रायल के स्टेज पर आए। और उसके बाद आरोपी चालाक था या कहा जाए नौसिखिया अपराधी था? नहीं, नौसिखिया तो था क्योंकि उसका फर्स्ट क्राइम है, लेकिन उसको अनाड़ी नहीं कह सकते। बहुत ही शार्प, बहुत ही शातिर। अब तक का जो ऑब्जर्वेशन है पुलिस का, उसके मुताबिक तो यही है। वो बहुत कूल, काम और पोइज्ड होकर, जिसे कहते हैं, हर सवाल का जवाब देता है। देखिए, इंग्लिश का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे लोगों पर वो इंग्लिश के ज़रिए ही रोब-दाब गाफिल करने, मतलब गालिब करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्वालिफाइड हूँ, जितना चाहूँगा उतना बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा, आप मुझे मार नहीं सकते। कुछ कानून की धाराओं का भी कभी हवाला देता है। तो कुल मिलाकर उसने न सिर्फ अपराध किया है बल्कि काफ़ी इस अपराध से बचने के लिए स्टडी की है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप कह रहे हैं, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो नौसिखिया था, क्या था। उसने नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी सर्च किया था। आप सोचिए कि वो कहाँ तक सोच कर चल रहा था। वो जानता था कि अगर कल को इस केस का खुलासा होता है, अगर मान लीजिए पुलिस के हाथ, कानून के हाथ मुझ तक पहुँचते हैं और इस तरह की नौबत आती है, तो मैं उससे कैसे उसको डॉज करूँगा, कैसे बचूंगा। इसके लिए उसने जो है, इंटरनेट की हिस्ट्री उसकी बताती है, पुलिस सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, कि उसने नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में भी पढ़ा है। तो तभी पढ़ा है जब वो इन चीज़ों को फोरसाइट करके पहले से देख कर चल रहा था। तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शातिर अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, मैं 5 पॉइंट में प्रूव करता हूँ वो नौसिखिया अपराधी था। पहला पॉइंट, आप जब ये क्राइम कर रहे हैं तो आप CDR लोकेशन आपकी आ रही है वहीं मौके पर, यानी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अपराधी नहीं की।
देखिए, अनाड़ी तो इस सेंस में है ही कि पहली बार उसने ये क्राइम किया है और कुछ एक गलतियां तो होती है तभी गुनहगार पकड़ा जाता है। अभी आपने एक उदाहरण दिया कि ज़मीन के नीचे लोग लाश दफना देते हैं, ये उदाहरण आपने तब दिया जब आपको ये पता है कि लाश दफना देते हैं तो पुलिस खोद के निकाल लेती है। तो चाहे जितने भी जतन कर लो, मर्डर के मामलों में आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि गुनहगार पकड़े जाते हैं। आप भी रिपोर्टिंग करते हैं चिराग, आपने देखा होगा। फिर शातिर कहाँ से हो गया? शातिर ही तो हो गया ना। नहीं मतलब आप पकड़े जा रहे हो, आप ना पकड़े जाओ तब बात है ना। नहीं, अगर नहीं पकड़े जाते फिर हम आफ्ताब की बात ही नहीं करते, फिर आप शातिर और नौसिखे की भी बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आफ्ताब है या नहीं है। तो पकड़ा गया है तभी हम शातिर होने और नौसिखिया होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है, मतलब इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने जो हथकंडे अपनाए हैं, वो जो है किसी आम क्रिमिनल में आमतौर पर देखने को नहीं। पॉइंट नंबर 3, भाई साहब आरी खरीद रहे हैं और फ्रिज ला रहे हैं, और वो भी सिर्फ घटना से पहले। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है? आरी खरीदना और फ्रिज खरीदने से क्या साबित हो जाता है? दोनों ने आइडेंटिफाई किया ये आदमी आया, हाँ ठीक है। तो ठीक है, लेकिन आप 6 महीने तक आपको पता ही नहीं चल पाया। वो लाश अगर हत्या करेगा तो लाश निपटाएगा ना, लाश निपटाने के लिए उसको कुछ इंतज़ाम भी करने होंगे, तो उसने वो सारे इंतज़ाम किए अपने हिसाब से। देखिए, वो अपने हिसाब से सारी चाल जो है वो बहुत शातिरपने से चल रहा था। और मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह तो नहीं, अगर पूरी तरह कामयाब होता फिर तो पकड़ा ही नहीं जाता, लेकिन अप टू मेनी एक्सटेंट, है ना, अप टू लार्ज एक्सटेंट वो इसमें कामयाब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने कहा था चिराग आपको कि अगर दिल्ली पुलिस के अलावा किसी दूर दराज के इलाके की पुलिस होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निकम्मे हैं, बिल्कुल नहीं, उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन संसाधनों की बात होती है कई बार और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात होती है जो शायद ग्रामीण इलाके के पुलिस में उतनी नहीं होती जितनी नेशनल कैपिटल की पुलिस के पास होती है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस केस को सॉल्व करना। पॉइंट नंबर 4, पहला मेरा जो पॉइंट था वो था आपकी लोकेशन वहीं की आ रही है। दूसरा पॉइंट था कि आप तमाम जतन कर रहे हैं, यानी कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आरी और वो ला रहे हैं उस समय एंड टाइम पर। एक आरोपी जो ये घटना को अंजाम दे रहा है वो बाहर जा रहा है और सीसीटीवी की जद में आ रहा है, उसको तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई मैं बाहर निकलूंगा तो तमाम जगहों पर सीसीटीवी है। लेकिन उसे ये भी तो पता है कि मैं बाहर निकलूँ चाहे लाख सीसीटीवी में आ जाऊं, लेकिन अभी मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, कम से कम 6 महीने बाद पता चलेगा। वही तो हुआ। 6 महीने बाद पकड़े तो जाओगे ना, फिर भी कैसे पकड़े जाओगे? अब कैसे पकड़े गए? उसे ये भी पता है कि सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसमें मैक्सिमम 3 महीने तक की स्टोरेज होती है आमतौर पर, एक्सेप्शनल केस ना हो तो। इसीलिए कोई भी हड्डी निपटाने जा रहा है, इस तरह का कोई एविडेंस या प्रूफ इस तरह का नहीं मिला सीसीटीवी में। एक ले दे करके फुटेज मिला है, लेकिन वो लाश निपटाने के दौरान के ही हैं, ये बात प्रूव करना पुलिस के लिए चैलेंज वाली बात होगी। तो कहने का मतलब ये कि वो सीसीटीवी बेशक उसके घर के बाहर लगा है, वो देखिए, अगर वो लाश फेंकने घर के बाहर नहीं जाता तो क्या करता? लाश को अपने कमरे के अंदर तो नहीं रख सकता, वो फेंकना तो उसको था ही। सीसीटीवी लगे हुए हैं, सारे सीसीटीवी वो हटा भी नहीं सकता है, लेकिन उसने कम से कम इतना शातिरपना मैं कहूँगा दिखाया। अच्छा, मेरे कहने का मतलब मैं एक बात बड़ी बोलना चाहता हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो कितना खतरनाक और कितना शातिर है। तो इसीलिए मेरी बातों को अदरवाइज ना लिया जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि वो इतना शातिर है कि उसको पता था कि बेशक मैं सीसीटीवी में आ जाऊँ, लेकिन अभी मैं पकड़ में ही नहीं आना, जब तक मैं पकड़ में आऊँगा तब तक सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका होगा। आप जब मर्डर कर रहे हैं, बाथरूम में कर रहे हैं, काट रहे हैं, खून तो निकलेगा ही, खून बहेगा भी, बहा भी, निकला भी, साफ भी किया गया, केमिकल का भी इस्तेमाल हुआ। आपको ये नहीं पता कि CFSL फिर भी निकाल लेगी? चिराग, अब ये बातें आप कह रहे हैं, अब से जब 3-4 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे तो आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे थे। आप चिराग ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं मिला। बताइए, फॉरेंसिक की टीम वापस चली गई, पहले बार में नहीं मिला, खून के धब्बे नहीं मिले, जो खून के धब्बे मिले हैं क्या वो उससे DNA एस्टैब्लिश हो जाएगा? क्या वो पता चल जाएगा कि माना? रेस कर रहे थे ना, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन अब आप ये बात कह रहे हैं कि क्या उसे पता नहीं था कि फॉरेंसिक वाले आकर पकड़ लेंगे? बिल्कुल पता था, उसे पता था, तभी तो उसने तभी उसने केमिकल वॉश किया, तभी उसने पानी पूरी तरह चला कर रखा। पानी का बिल जो है 0 से लेकर 300 रुपीज़ तक आ गया, बिल्कुल अचानक, मतलब इंक्रीमेंट हो गया पानी के बिल में। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उसे पता सब कुछ था और उसने सारी चीज़ों को गच्चा देने की, डोज देने की पूरी कोशिश की। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अप टू लार्ज एक्सटेंट, अप टू मेनी एक्सटेंट वो इसमें कामयाब रहा, लेकिन आखिरकार गुनहगार पकड़ा तो जाता ही, वो पकड़ा गया। पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कट करके हड्डियों को फेंक दिया जंगल में। जंगल 1.5 किलोमीटर दूर, थोड़ा और दूर चले जाते तो शायद कुछ हो जाता, बच जाते। ये तो आपने बिल्कुल घर के पास ही कर दिया। नहीं, ठीक है, थोड़ा और दूर चले जाते तो बच जाते, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
किसी और वजह से पकड़े जाते। तो कह नहीं सकते कि क्या करते तो बच जाता, ऐसा नहीं कह सकते। तो आपका कहना है नौसिखिया नहीं है? कतई नौसिखिया नहीं है, बहुत ही जल्लाद, बहुत ही शातिर, बहुत ही हैवान, जिसने अपनी ही लिव इन पार्टनर के, अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए। अगर पुलिस की तफ्तीश पर अगर हम जाएं और उसकी बातों पर यकीन करें तो ऐसा दरिंदा तो सदियों में एक मिलता है। आप इसको नौसिखिया कह के वॉक ओवर कैसे दे सकते हैं? कोई मरवत या रहम? वॉक ओवर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा इसको। कहने का मतलब ये है, मेरा सिर्फ एजेंडा ये कहने का था कि ये सब कुछ पता होना चाहिए था एज ए क्रिमिनल। हम लोग कह रहे थे कि बड़ा चालाक है, बड़ा दिमाग। अब देखिए पुलिस क्या कम आप होशियार समझते हो? वहाँ तो कई सारे आईपीएस ऑफिसर्स बैठे हैं, वहाँ तो जो है मल्टीपल ऑफिसर्स ग्रिल कर रहे हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल टीम, एक तरह से कहा जाए साइकोलॉजिस्ट बैठ के उसको ग्रिल कर रहे हैं। तो ऐसे में बच पाना असंभव है, आप जितने मर्जी शातिर हो। क्यों मैंने जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इसे कड़ी सज़ा होगी। और अभी जिन रिपोर्ट्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट नहीं आई, तफ्तीश पता नहीं कहाँ तक पहुँची। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, एक बार से ही सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और इसे सज़ा भी होगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और मुझे भी पूरा यकीन है। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।